ऑडियो एक। श्रीमती सरोजिनी नायडू, लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। मातृभूमि की सच्ची सेविका श्रीमती सरोजिनी नायडू। लगभग 100 वर्ष पूर्व की बात होगी कि इंग्लैंड की एक निजी गोष्ठी में एक 15-16 वर्ष की भारतीय बाला उस देश के 2-4 प्रसिद्ध साहित्यकों से वार्तालाप कर रही थी। अंग्रेजी साहित्य का प्रसिद्ध आलोचक एडमंड गोसे भी उनमें से एक था। तो सोच विचार कर उसने अपनी कुछ काव्य रचनाएं गोसे के हाथ में दी और कहा, इनके विषय में अपनी सम्मति देने की कृपा करें। गोसे ने बड़े ध्यान से उन रचनाओं को पढ़ा, उन पर विचार किया और फिर कहने लगा, शायद मेरी बात आपको बुरी जान पड़े, पर मेरी सच्ची राय यही है, आप इन सब रचनाओं को रद्दी की टोकरी में डाल दें। इसका आशय यह नहीं कि अच्छी नहीं है, पर तुम जैसी एक बुद्धिमती भारतीय नारी से जिसने पश्चिमी भाषा और काव्य रचना में दक्षता प्राप्त कर ली है, हम यूरोप के वातावरण और सभ्यता को लेकर लिखे गए काव्य से तुलना की अपेक्षा नहीं करते, वरन हम चाहते हैं कि आप हमको ऐसी रचनाएं दें जिनमें हम न केवल भारत के वरन पूरे पूर्व की आत्मा के दर्शन कर सकें। अपनी रचनाओं की ये आलोचना उस कवयित्री को बहुत हितकर जान पड़ी और उसी दिन से उसने गोसे को अपना गुरु मान लिया। उसके पश्चात उसने जो काव्य रचना की उसमें यूरोप की नकल करने के बजाय भारत और पूर्व में अंतर्निहित विशेषताओं के दर्शन ही यूरोप वालों ने किए और सर्वत्र उनका बड़ा सम्मान होने लगा। यह वाला और कोई नहीं, भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध श्रीमती सरोजिनी नायडू ही थी। वे जन्मजात कवित्री थी और अंग्रेजी भाषा पर इनका इतना अधिकार था कि उनकी 12 वर्ष की आयु में लिखी हुई कविताओं की भी लोगों ने बड़ी प्रशंसा की। उनकी शिक्षा दीक्षा भी विशेष रूप से यूरोप में हुई थी और वे वहां के शिष्टाचार और रहन सहन के नियमों में पारंगत थी। पर इतना होने पर भी वे भारतीय संस्कृति को ही सर्वश्रेष्ठ मानती थी और उसके लिए उनको बड़ा गौरव था। इसका वे सदैव कितना अधिक ध्यान रखती थी, इसका कुछ आभास एक भारतीय पत्रकार के निम्न संस्मरण से हो सकता है। श्री रामकृष्ण नामक युवक को एक छात्रवृत्ति अमेरिका जाकर पत्रकारिता की उच्च शिक्षा प्राप्त करने को दी गई। विदेशों के रहन सहन को कोई अनुभव न होने से उन्होंने श्रीमती नायडू से भेंट की और कहा, मैं ऐसी सूचनाओं की तलाश में हूं जिनसे अमेरिका की सही झांकी मुझे मिल सके। इस संबंध में मैं कई लोगों से बातचीत कर चुका हूं और पुस्तकें भी काफी संख्या में पढ़ डाली हैं। मेरी इच्छा है कि जब मैं वहां की जमीन पर पैर रखूं, कोई मुझे वहां की सभ्यता संस्कृति से अनभिज्ञ न समझ पाए। श्रीमती नायडू, लेकिन खुद अपने देश के विषय में तुमने कितनी जानकारी संग्रहित की है। मुझे मालूम है तुम्हें पढ़ने लिखने का शौक है। गीता से लेकर गौतम और गांधी तक सबको पढ़ चुके होगे, इसका भी मैं विश्वास कर सकता हूँ। लेकिन अपनी उस धरती पर रहने वाले लोगों के बारे में तुम्हें कितनी जानकारी है जिस पर तुम खुद पैदा हुए, पले पनपे और बड़े हो। तुम्हें इस बात पर विश्वास है कि क्या तुम विदेश पहुंचकर अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर सकोगे। ये थी श्रीमती सरोजिनी की विचारधारा, जिसने उन्हें भारत माता की एक सच्ची पुत्री बना दिया था। वे कहती थी कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है और संकुचितता को त्याग कर संसार का सब तरह का जितना अधिक ज्ञान प्राप्त किया जा सके करना अच्छा ही है। पर यदि कोई विदेशी सभ्यता संस्कृति की जानकारी की धुन में अपनी सभ्यता को भूल जाए तो ये एक अपराध होगा। श्रीमती नायडू यद्यपि बंगाली थी, पर उनके पूर्वज बहुत समय पहले हैदराबाद दक्षिण में आवासे थे। सरोजिनी के पिता डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय का जन्म हैदराबाद में ही हुआ था और वे वहां पर एक बड़े सरकारी पद पर काम करते थे। वे स्वयं बड़े विद्वान थे और इंग्लैंड जाकर उन्होंने विज्ञान की सर्वोच्च उपाधि BSc प्राप्त की। इसलिए सरोजिनी को आरंभ से ही अंग्रेजी भाषा और रहन सहन से परिचित होने का सुयोग प्राप्त हो गया। कुछ बड़ी हो जाने पर तो अघोरनाथ जी ने उसे पढ़ाने के लिए अंग्रेजी शिक्षिका रख दी थी। सरोजिनी पढ़ने में काफी परिश्रम करती थी। इसके फलस्वरूप उन्होंने 12 वर्ष की आयु में मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। उस समय उनकी एक रचना पर प्रसन्न होकर हैदराबाद के नवाब ने उनको विलायत जाकर अध्ययन करने के लिए एक बड़ी छात्रवृत्ति दे दी, जिससे वे 14 वर्ष की आयु में ही वहां पहुंचकर किंग्स कॉलेज में दाखिल हो गए। यद्यपि वर्तमान समय में बहुसंख्यक मुसलमानों की विचारधारा इन विचारों के अनुकूल नहीं है और पाकिस्तान बनाकर तो उन्होंने मातृभूमि के साथ विश्वासघात किया ही है, तो भी हम संकीर्ण सांप्रदायिकता को अच्छा नहीं बतला सकते। इससे प्रत्येक दल की हानि ही होती है
और यह मानवता के भी विरुद्ध है। विकास सिद्धांत के अनुसार मनुष्य ने जो कुछ प्रगति की है वह सहयोग और संगठन द्वारा ही संभव हो सकी है। अकेला मनुष्य जंगली अवस्था से शायद ही छुटकारा पा सकता है, पर जैसे जैसे सहयोग का क्षेत्र विस्तीर्ण हो गया, मनुष्य अपनी शक्ति को बढ़ाकर नए नए क्षेत्रों पर अधिकार करता गया। इसलिए श्रीमती नायडू ने एकता के लिए जो विचार प्रकट किए थे, वस्तुतः देश और समाज की दृष्टि से कल्याणकारी ही थे। ये दूसरी बात है कि एक तीसरी शक्ति की चालों से दोनों पक्षों का मतभेद बढ़ता गया, जिससे अंत में करोड़ों हिंदू मुसलमानों को हानि उठानी पड़ी। हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के समन्वय पर अधिक जोर देने से कुछ लोग श्रीमती नायडू पर मुसलमानों की पक्षपाती होने का आरोप लगाते हुए सुने गए, पर यह उनका अज्ञान ही है। श्रीमती नायडू ने देश और विदेशों में सदैव भारत की प्राचीन संस्कृति की प्रशंसा की थी। बड़े गर्व के साथ कहा करती थी, मैं उस जाति की वंशजा हूँ जिसकी माताओं के समक्ष सीता की पवित्रता, सावित्री के साहस और दमयंती के विश्वास का आदर्श है। उनकी इस मनोभावना पर ध्यान देने पर कोई भी उन्हें हिंदू संस्कृति से प्रतिकूल अथवा उदासीन कहने का साहस नहीं कर सकता। देश सेवा की लगन। इस तरह आरंभ से ही विदेशी वातावरण में रहने से अनेक लोगों को ये आशंका होने लगती है कि ऐसा व्यक्ति अपनी जातीयता के प्रति उपेक्षा प्रदर्शित करने लग जाएगा। इसमें संदेह नहीं है कि आशंका सर्वथा निर्मूल नहीं है, और गत 150 वर्षों में बहुसंख्यक व्यक्ति उच्च अंग्रेजी शिक्षा पाकर काले अंग्रेज बन चुके हैं। पर यह आक्षेप सब लोगों पर लागू नहीं होता, वरन अरविंद, सरोजिनी नायडू और सुभाष बाबू के उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि जो प्रतिभाशाली वास्तव में ज्ञान की उच्च चोटी पर पहुंच जाएगा, वह अपनी जातीयता का और भी अधिक सुदृढ़ अनुयायी बन जाएगा। श्रीमती सरोजिनी के संबंध में यह बात पूरी तरह से सत्य सिद्ध हुई। सन 1898 में इंग्लैंड से लौटने पर उन्होंने मेजर नायडू से विवाह कर लिया, और इसके 4 वर्ष बाद ही उनका ध्यान भारतीय राजनीति की तरफ आकर्षित होने लगा। सन 1908 में वे जब भारत के प्रसिद्ध नेता स्वर्गीय श्री गोखले से मिली, तो उन्होंने इनसे कहा, यहाँ मेरे साथ खड़ी हो जाओ और इन तारों तथा पहाड़ियों को साक्षी बनाकर अपना जीवन, योग्यता, विचार, स्वप्न और सभी कुछ भारत माता को अर्पित कर दो। हे कवियत्री, इस पहाड़ी की चोटी से महान सत्य के दर्शन करके तुम भारत के सहस्त्रों गांवों में बसे हुए किसानों तक आशा का संदेश फैला दो। तभी तुम्हारी ये देव प्रदत्त अनुपम काव्य शक्ति सार्थक हो सकेगी। और यही मार्ग है जिस पर चलकर किसी सच्ची आत्मा वाले और कर्तव्य परायण व्यक्ति को सांत्वना और शक्ति मिल सकती है। और कोई मनुष्य अपनी योग्यता और सामर्थ्य का उपयोग अपने ही लिए करता है, समाज के उत्थान और उपकार का ध्यान नहीं रखता, तो वह कभी वास्तविक सम्मान का अधिकारी नहीं हो सकता। ऐसे ही व्यक्तियों के विषय में इंग्लैंड के कविवर स्कॉट ने लिखा है, केवल स्वास्थ्य साधन में ही सब समय गवाओ, मन स्वदेश हित साधन में कभू न लगाओ। चाहे पदवी बाकी होए बहुत ही भारी, दुनिया बाको नाम पढ़ो कर जाने सारी। सुरपति के अनुकूल होए बाको अतुलित धन, कविता बाके हित तहु नहीं रहें कविगण। श्रीमती नायडू ने इस तथ्य को आरंभ से ही समझ लिया था, और इसलिए एक संपन्न घराने की सुकुमार और सुसंस्कृत महिला होते हुए भी उन्होंने देश सेवा के उस मार्ग को चुना जिसमें त्याग और तपस्या की अनिवार्य आवश्यकता होती। जब उनसे ये प्रश्न किया गया कि आपने प्रसिद्ध कवियत्री होते हुए भी राजनीति के कार्य में भाग लेना क्यों स्वीकार किया, तो उन्होंने कहा, बार बार लोगों ने मुझसे प्रश्न किया है, तुम कवियों के स्वप्न लोक की हस्तदंत निर्मित मीनार के उच्च शिखर को छोड़कर इस हाट बाजार में क्यों उतर आई, क्यों काव्य की गायिका और मुरलिया का रूप छोड़कर उन लोगों की रणभेरी बनने के लिए अग्रसर हुई जो कि युद्ध के लिए आवाहन कर रहे हैं। मेरा उत्तर यह है कि कवि का कर्तव्य गुलाब की पुष्प वाटिका में स्थित हस्तदंत निर्मित मीनार के एकांत में दुनिया से अलग बैठे रहना नहीं है, बल्कि उसका स्थान सर्वसाधारण के बीच सड़क खुली में है। उसका भाग्य तो बंधा है संग्राम के उतार चढ़ाव के साथ ही। सच तो यह है कि उसके कवि होने की सार्थकता ही इसमें है कि संकट की घड़ी में निराशा एवं पराजय के क्षणों में भविष्य के निर्माण का स्वप्न देखने वालों को साहस और आशा का संदेश दे सके। इसलिए संग्राम की इस घड़ी में जब देश के लिए विजय प्राप्त करना तुम्हारे ही हाथों में है, मैं एक स्त्री अपना घर आंगन छोड़कर आ खड़ी हुई इस हाट बाजार में, और मैं जो कि स्वप्नों की दुनिया में विचारने वाली रही, आज यहाँ खड़ी होकर
पुकार रही हूँ, साथियों आगे बढ़ो और विजय प्राप्त करो। राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले श्रीमती सरोजनी ने तो इसके उतार चढ़ाव पर अच्छी तरह विचार कर लिया था। वे जानती थी कि इस विचार का परिवर्तन हो जाने पर आज जो अंग्रेज उनके प्रशंसक और पुरस्कर्ता रहे हैं विरोधी बन जाएंगे। खासकर भारत सरकार स्वराज्य के आंदोलन करने वालों को जिस निगाह से देखती थी, उसको समझते हुए इस क्षेत्र में उस समय कठिनाई और हानि के अतिरिक्त और कोई आशा नहीं थी। फिर भी जब उन्होंने देखा कि हमारा देश दिन पर दिन गरीब बनता जा रहा है, जिससे करोड़ों लोगों को पेट अन्न और वस्त्र भी नहीं मिलते, लाखों बालक कूड़े में से उठाकर चाय जो खा लेते, स्त्रियां वस्त्राभाव से ठीक तरह लज्जा निवारण भी नहीं कर सकती, देशी दशा में सुरम्य प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन करके मधुर कविता बनाते रहना निरर्थक ही नहीं कर्तव्यहीनता है। ऐसे समय में तो प्रत्येक नर नारी का कर्तव्य है कि चाहे उसके विचार, रुचि, उद्देश्य कुछ भी हो, वह देश के उद्धार के लिए यथाशक्ति प्रयत्न अवश्य करे। यही विचार करके वे कांग्रेस में भाग लेने लगे। धीरे धीरे उनका प्रभाव देश की जनता पर पड़ने लगा। स्त्री होने और स्वर माधुर्य से श्रोतागण उनके भाषण सुनने को उत्सुक रहते थे और कुछ समय बाद सभा सम्मेलनों में उनकी इतनी मांग होने लगी कि उसकी पूर्ति कर सकना भी कठिन हो गया। सन 1907 से 1915 तक कांग्रेस पर नरमदल वालों का अधिकार रहा, जिसके नेता गोखले, फिरोज शाह मेहता, बीबी बाचा, तेज बहादुर सप्रू आदि थे। इसलिए वे उन्हीं के सिद्धांत अनुसार जनता की विविध मांगों को पूरा कराने का आंदोलन करती रहती। फिर जब श्रीमती वेंकट ने होम रूल आंदोलन चलाया, ये उसका साथ देने लगी और इंग्लैंड जाकर भारतीय मांगों के पक्ष में जोरदार आंदोलन किया। श्रीमती नायडू ने विशेष रूप से जांच करने वाली कमेटी के सामने भारतीय स्त्रियों का पक्ष उपस्थित किया। इस कार्य को उन्होंने इतने उत्तम ढंग से किया कि कमेटी अध्यक्ष ने उनका धन्यवाद दिया और कहा, यदि अनुचित न समझा जाए तो मैं ये कहूंगा कि आपके आने से हमारे नीरस साहित्य में सरस कविता की एक रेखा मिल गई। उन्होंने भारतीय स्त्रियों के पक्ष में विलायत की सभाओं में अनेक प्रभावशाली भाषण भी दिए।